हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 की नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एज, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी, फिजिकल होगा या नहीं होगा। होता है, एमटीएस के अंदर नहीं होता, पर हवलदार की जो वैकेंसीज है इसके अंदर उसमें फिजिकल होता है। क्या फिजिकल होगा, किस टाइप का फिजिकल होता है, वो सारा कुछ अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल बहुत इजी होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपकी हाइट अगर थोड़ी बहुत कम भी है तो भी आप हवलदार की वैकेंसीज में जाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सर एसएससी एमटीएस होता क्या है। भाई देखो, पहले एमटीएस को बोलते थे पियोन, अब इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। मतलब एसएससी की जो भी वैकेंसीज निकलती है उसमें सबसे लोएस्ट वैकेंसी जो होती है, सबसे लोएस्ट जो पोस्ट होती है वो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो काम क्या होता है भाई? काम होता है फाइल्स वगैरह पकड़ाना, ठीक है। देखो, जो भी हमारे जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हैं, राइट, या फिर जो कि हमारे इनकम टैक्स में जो इंस्पेक्टर लगते हैं, उनको जो फाइल वगैरह पकड़ाना होता है, ठीक है, वो सारे काम करते हैं एमटीएस के। फाइल, पानी पकड़ाना, चाय पकड़ाना, ये छोटे मोटे काम जो होते हैं वो एमटीएस के काम होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर हवलदार कौन से हैं? ये दिल्ली पुलिस वाले हवलदार हैं क्या? क्या चीज़ें हैं ये? नहीं, दिल्ली पुलिस वाले हवलदार नहीं है भाई। देखो, ये हवलदार वो होते हैं कि मान लो कि अगर किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाकर रेड मारनी है तो उनके साथ जो हवलदार होते हैं, ये हवलदार आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम से लगते हो, ठीक है। क्लियर? तो ये जो हवलदार है ये आप कस्टम में भी लगते हो, इनकम टैक्स में भी लगोगे, राइट। तो ये दिल्ली पुलिस वाले नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना उस चीज़ में। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तुम्हें बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इसके अंदर। तो देखो, ये जो वैकेंसी फिल होनी स्टार्ट हुई है वो हुई है 27 जून से, मतलब कल से ये वैकेंसी स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट जो होगा वो 31 जुलाई होगा, ठीक है। अब लास्ट डेट तक का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि एसएससी की जो साइट होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है लास्ट टाइम में। तो कोशिश करना है कि 3-4 दिन के बाद आपको ये जो फॉर्म है ये फिल कर देना है। और क्योंकि देखो, थोड़ा टाइम भी लगेगा। अभी क्या है, अगर आप पहली बार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करने में भी बच्चों को टाइम लग जाता है ना। आजकल फ़ोटो भी क्या है, ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन ही क्लिक आपको फ़ोटो करनी होती है। तो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ना अभी बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कि वो जो ऑनलाइन फ़ोटो, जो लाइव फ़ोटो उन्होंने क्लिक करनी थी वो उन्होंने बहुत गलत तरीके से क्लिक कर दी है। इसकी वजह से एसएससी सीपीओ के अंदर अभी जैसे एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीपीओ का, और एसएससी फेज 12 का भी जो एग्ज़ाम हुआ है, उनमें उनकी जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जो उनकी एप्लीकेशन थी, वो कैंसिल कर दी गई है। तो ये बात पर बहुत ध्यान देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के बाद ये फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई जो एग्ज़ाम डेट है वो उन्होंने बोला है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो हम मान लेते हैं सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में भी अगर ये एग्ज़ाम होता है ना, तो अक्टूबर और नवंबर अगर उन्होंने बोला है तो इसका मतलब है कि नवंबर के सेकेंड वीक तक तो ये एग्ज़ाम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यार, अभी अपना जून खत्म हो गया है, तो आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, 4 महीने हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए 4 महीने इनफ है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं, ओके। तो और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन की जो डेट है वो आपकी 16 अगस्त तक है। 16 अगस्त और 17 अगस्त तक ये आपको दिया गया है, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज हैं 8,326 टोटल वैकेंसीज हैं। इनमें से एमडीएस की जो वैकेंसीज हैं, ये एमटीएस वैकेंसीज हैं आपकी 4887, और हवलदार की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 3439। ये हवलदार की वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो एमटीएस आप देख सकते हो, ये टोटल वैकेंसीज एमटीएस की है, और ये टोटल वैकेंसीज जो है वो हमारी हवलदार की है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये उन्होंने पूरा डिटेल में वैकेंसीज के बारे में बता रखा है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली हैं। जैसे कि देखो, जीएसटी, ये जीएसटी डिपार्टमेंट में है और ये कस्टम डिपार्टमेंट में है। तो मैंने बोला था जीएसटी और कस्टम में ही यहाँ पर होता है। तो ये जो पोस्ट है ये है हवलदार के बारे में। डिटेल वैकेंसीज
फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ठीक है, तो ये दिल्ली वाले हवलदार नहीं होते भाई। तो हवलदार की जो ये पोस्ट है ये जीएसटी में, कस्टम में, इसमें निकली हुई है। एक बार अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में हवलदार की कितनी वैकेंसीज आई हैं भाई, 5 वैकेंसीज हैं। एससी में कितनी है? 1। एसटी में कितनी है? 1। ओबीसी में कितनी है? 2। मतलब अगर आप दिल्ली के अंदर हवलदार लगना चाहते हो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के थ्रू, तो भाई देखो मार्क्स आपको बढ़िया वाले लाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो आया है भाई वडोदरा के अंदर 223 हवलदार की ये वैकेंसीज है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज आपको मैंने बताई दी है। चलिए, उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो देखो एज इन्होंने माना है 18 से 25। 18 से 25 की एज मांगी है किसके लिए? एमटीएस के एग्जाम के लिए। और 18 साल से 27 साल की एज मांगी है किसके लिए? हवलदार की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो अगर आप 27 साल के, 26 साल के भी हैं तो आप हवलदार की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। और अगर आप 26 साल के हो तो आप एमटीएस की फॉर्म नहीं भर सकते, पर हाँ हवलदार वाला फॉर्म आप भर सकते हो। बात आती है कि सर एज कहाँ से काउंट की जाएगी, तो एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2024 तक, है ना। ये आपकी एज इसके अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल के आपको पता है रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 28 साल की एज तक भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप, हाँ, तो ओबीसी, एसएससी, एमटीएस 28 साल तक की एज तक दे सकते हो, और हवलदार जो है वो 30 साल तक की एज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो अगर आप ओबीसी से हो। अगर आप एससी और एसटी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एमटीएस का एग्ज़ाम आप 30 साल तक दे सकते हो, और हवलदार का एग्ज़ाम आप 32 साल तक दे सकते हो। ठीक है, और तो देखो ये सब एक बार देख लेना कि एसएससी को, एससी और एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओबीसी वालों को 3 साल का, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि अगर एक्स सर्विसमैन हो तो उनको कितनी एज तक का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड एज रिकॉर्ड इन द 10th and 12th क्लास एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। द क्वेश्चन मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, एसएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सेम डेट आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है उस पर होनी चाहिए। अब ऐसा मत कर देना कि मान लो अगर तुम्हारा बर्थ होता है 2 Feb 2001 को, ठीक है, और आधार कार्ड में 3/2/2001, तो आधार कार्ड वाली नहीं डालनी है भाई। ठीक है, जो डेट 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट पर है वो ही आपको डालनी है। अगर वो डिसमैच होती है, मतलब मिसमैच होती है, तो ये बात समझ लेना कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, पहले ही देख लेना कि 10th और 12th जो सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि ऐसी गलतियां बच्चों ने करी है। अभी एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में भी करी उन्होंने, और अभी एसएससी फेज 12 हुआ है उसमें भी उनसे गलतियां हुई हैं, तो भाई ये गलतियां मत करना। ओके, तो आगे की अगर हम बात करें कि देखो इन्होंने ये बोला है इस बार कि आपके पास जो ओबीसी और एससी या एसटी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सेंटर का। ठीक है, सेंटर का वो होना बहुत जरूरी है। अब आप एक बार देख लेना, देखो ओबीसी, एससी और एसटी के जो ये कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, एक ये बनता है हमारा स्टेट वाइज, ठीक है, एक तो स्टेट वाइज चलता है, एक बनता है हमारा सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा एसएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट वाइज नहीं चलेगा। मतलब अगर आप मान लो हरियाणा से हो तो हरियाणा का भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाइज भी बनता है, और वो सेंटर के अकॉर्डिंग, मतलब सेंटर पे भी बनता है। ठीक है, तो आपको जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो सेंटर वाला चाहिए, राइट। अब इन्होंने ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इस बार, ठीक
ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने। देखो पहले क्या होता था कि अगर आपने फॉर्म में ओबीसी फिल कर दिया है ना कि भाई मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए या फिर उसमें कोई गड़बड़ी रही, आप लेके चले गए स्टेट का और उन्हें चाहिए सेंटर का, तो उस टाइम क्या करते थे ना, वो आपको जनरल में काउंट कर लिया करते थे कि चलो ठीक है ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, तो अब हम आपको जनरल में काउंट कर लेंगे, जनरल के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी। बट इस बार उन्होंने ये बात बिल्कुल ही मना कर दी है। उन्होंने इस बार ये बात साफ लिख दी है कि अगर ऐसा होता है तो इस बार आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी, मतलब आपको कोई भी जॉब नहीं दी जाएगी, है ना। तो इन्होंने बोला है फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है एक्स और वो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देता है कि भाई मेरे पास ओबीसी का एप्लीकेशन फॉर्म है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन अगर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं लगता है ना, वैलिड नहीं लगता है, तो उस कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आप एग्जाम भी दे लोगे, सब कुछ काम कर लोगे, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के आपको निकाल दिया जाएगा। तो अगर आपके पास ओबीसी का या फिर एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट का है, सेंटर का नहीं है, और आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, तो भाई वो सेंटर का जरूर बनवा लेना, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम यहाँ बात करें, तो देखो यहाँ ना आपके एक प्री होगा, एक मेंस होगा, या तो मैक्स ऐसा बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम होगा दो सेक्शन में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। दोनों एग्जाम सेम डे पर होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे, सेम डे पर ही होने हैं। अब जो सेक्शन 1 है ना, उसमें केवल मैथ और रीजनिंग आएगी। 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। सबसे पहली बात यह है कि जो सेक्शन 1 है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको क्वालिफाइंग कर रहा है। क्वालिफाई अगर आप इस वाले सेक्शन 1 को क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका सेक्शन 2 का जो एग्जाम है वो चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। मतलब फर्स्ट सेक्शन आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन में क्या आना है, मैथ्स और रीजनिंग आना है, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब आप पूरे क्वेश्चन करके आओ, 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहले वाले सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूं तो यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके सेकंड सेक्शन के एग्जाम पर। सेकंड सेक्शन में एग्जाम में क्या आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे जीएस के, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 45 मिनट आपको टोटल मिलेंगे, है ना। सेक्शन 1 में भी आपको 45 मिनट ही मिल रहे हैं टोटल। अब देखो क्या होगा कि सारा एग्जाम आपको पता है कि ऑनलाइन है, सारा का सारा एग्जाम, ठीक है। तो 45 मिनट के लिए आपके पास स्क्रीन पर ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन आएंगे, मतलब मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में से आप कोई भी 20 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही ये 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, यहां से ये क्वेश्चन स्क्रीन से गुम हो जाएंगे और तुरंत सेकंड सेक्शन के आपके पास आपके स्क्रीन पर ये वाले सेकंड सेक्शन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। तो इन दोनों एग्जाम में कोई गैप नहीं, कंटिन्यू एग्जाम होंगे। सेक्शन 1 के 45 मिनट कंप्लीट होते ही सेक्शन 2 सेक्शन सेकंड डायरेक्ट ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इन्होंने ये बात बहुत ही क्लियरली बोली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्ट इन 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑन द सेम डे। सेम डे होगा, मैंने ये बात बता दी है तुम्हें। बोथ सेक्शन विल बी मैंडेटरी, दोनों सेक्शन देने बहुत जरूरी हैं। 45 मिनट की ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इन्होंने यहाँ पर ये बोल रखा है कि जैसे ही पहला सेक्शन स्टार्ट होता है, सेकंड जो सेक्शन होगा वो 45 मिनट के बाद तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूँ तुम्हें। अच्छा, ये बात भी मैंने बता दी कि नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट सेक्शन में नहीं है, बट
सेकंड सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स की? 1 मार्क्स की। 1 मार्क्स की कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करोगे तो 3 का 1/3, 1/3 का मतलब 1 मार्क्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल की, ठीक है। तो देखो एमटीएस के एग्जाम में तो कोई फिजिकल होगा नहीं, 2 वैकेंसीज है यहाँ पर, 2 तरह की, एक एमटीएस है और एक हवलदार है। तो एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है, बट हवलदार के लिए बहुत ही ना के बराबर फिजिकल है। फिजिकल भी क्या है? रनिंग भी नहीं है, वॉकिंग है। 1600 मीटर की वॉकिंग कंप्लीट करनी है 15 मिनट में मेल को, और फीमेल को 1 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट करनी है 20 मिनट में। तो यार 1600 मीटर तो तुम चलते चलते ही कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। इसलिए उन्होंने वॉकिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, आराम से तुम इस चीज को क्लियर कर सकते हो। फिजिकल तो फिर ना के बराबर ही है, ऐसा कुछ फिजिकल में खास नहीं है। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो देखो मेल को जो हाइट चाहिए वो चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए, राइट। और जो फीमेल के लिए वेट बोल दिया गया है कि फीमेल में जो वेट होना चाहिए वो 48, मतलब लेस तो नहीं बोला है कि लेस कितना चाहिए, मतलब 48 और 48 से ज़्यादा ही चाहिए होगा, ठीक है। तो 48 और रिलैक्सेशन बाय द 2 kg इन द केस ऑफ असम, अगर आप उस साइड से हो तो 2 kg का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर 48 प्लस वेट तो होना चाहिए। अगर 48 से कम वेट है तो आप फिजिकल से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो भाई अगर किसी गर्ल के अंदर वेट की प्रॉब्लम है तो अभी 4 महीने 2-3 किलो वेट आप बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है यार। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एसएससी एमटीएस के बारे में। उसके बाद इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हो, राइट। उसका रिप्लाई, या फिर अगर हमें लगेगा कि पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो जरूर बना देंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी। और फॉर्म फिल करते टाइम फोटो का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। अब चलो फोटो के बारे में मैं एक बार चीज़ बता देता हूँ। मैंने बोला था कि देखो जब आप फोटो क्लिक करोगे, लाइव फोटो जब आप क्लिक करोगे तो पहली बात, कोई स्पेक्स या कोई चश्मा मत पहन लेना भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। मास्क मत पहन लेना, रिजेक्ट हो जाएगा। फेस ना तो ऐसा होना चाहिए ना ही ऐसा, बिल्कुल फेस सामने होना चाहिए तुम्हारा। और जब तुम फोटो खींचोगे तो तुम्हारा फेस बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। जब तुम फोटो खींचोगे ना, फ्रेम जब आ रहा होगा तुम्हारा तो बिल्कुल रेड लाइन आ जाएगी चारों तरफ फेस की, ठीक है। जो वो रेड लाइन आएगी चारों फेस के चारों तरफ, उस रेड लाइन के अंदर तुम्हारा फेस होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, चश्मों का, राइट। मास्क वगैरह मत पहन लेना, क्लियर। अच्छा, बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड जो उन्होंने बोला है बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कलर कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हो और वहीं पर अपना तुमने फॉर्म फिल कर दिया। बैकग्राउंड का मतलब उन्होंने प्लेन बैकग्राउंड लिया है, ठीक है। पता चल रहा है कि सर पार्क में घूम रहे थे, फॉर्म फिल करने का मन करा तो पार्क में घूमते घूमते फॉर्म फिल कर दिया और पीछे घास ही घास और पेड़ ही पेड़ है, ऐसा नहीं चलेगा। प्लेन का मतलब वॉल चल सकती है, राइट। घर में किसी भी कलर की वॉल हो, उसके आगे खड़े होकर आप फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी भी कोई अगर आपको डाउट रहा होगा तो भाई कमेंट में पूछ लेना। चलिए।